राजदेव का हाथ छोड़ भाटिया के रूम की तरफ बढ़ जाता है। देव भागते हुए आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। राजदेव दोनों अंदर आकर देखते हैं। भाटिया ने वहां जमकर उत्पात मचाया हुआ था। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। अंदर का नज़ारा देख देवराज दोनों की गुस्से से नसें तन गई। दोनों जल्दी से वहां आते हैं। राज फुर्ती से देव को पीछे कर अपने चोट लगे हाथ से ही भाटिया को गर्दन से पकड़ को दांतों को पीसते हुए कहता है, डॉक्टर, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इतना बोल। दो चार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर भाटिया के हाथों को पीछे पलंग पर जंजीरों से बांध उसके पैर में लोहे की सलाखें डालता है और उसका जबड़ा कसकर दबाते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, बहुत पागलपन हो गया है तेरा। अब चुपचाप यहाँ शांति से पड़ा रहा। जो भी फितूर दिमाग में चल रहा है ना, उसे काबू में रखना, वरना यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। इतना बोल उसका जबड़ा दबा देता है। राज की सख्ती से दर्द के मारे भाटिया की चीख निकल गई। इतने में ही रस्तोगी डॉक्टर के साथ अंदर आकर कहते हैं, डॉक्टर, किसी को भी बिना इजाज़त रूम में आने की परमिशन नहीं देंगे आप, और आपका नर्सिंग स्टाफ भी पुलिस को साथ साथ लिए बिना इस मुजरिम के पास नहीं आएगा। इसके पागलपन के दौरे का कोई शिकार हो, उससे बेहतर है पुलिस जब यहाँ 24 घंटे मौजूद रहेगी तो आप उनकी निगरानी में इसका इलाज करें। डॉक्टर शांत लहजे में कहते हैं, जी सर, हम भी इस खतरनाक मुजरिम के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। आप बेफिक्र होकर अपनी टीम के मुस्तैद सिपाहियों को तैनात कीजिए, और बाकी यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हर गेट पर गार्ड 24 घंटे पहरा देते हैं, इसलिए यहाँ पर सेंध लगाना नामुमकिन है। रस्तोगी देवराज को बाहर आने का इशारा कर डॉक्टर के साथ बाहर निकल गए। उनके निकलते ही भाटिया को उस चार दीवारों में कैद कर बाहर से लॉक कर दिया गया। भाटिया का जबड़ा दबाने से राज की सफ़ेद पट्टी फिर खून से रंग गई। देव गुस्से से राज को घूर रहा था। राजदेव की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सामने देखते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, घूर मत, इसे इसकी भाषा में जवाब देना ज़रूरी है। हमें ज़रा भी ढीले पड़े तो इसका दिमाग तेज़ी से चलेगा और ये कुछ अनहोनी कर बैठेगा। इस बार इसे सोचने का मौका भी नहीं दे सकते हम। सांप का फन उठने से पहले कुचल दूं तो वो जहर नहीं उगलता, और इस जहरीले नाक को तो फन फैलाने से पहले ही दबोचना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ पर अहमद और कामले को लगा दें, बाकी सुबह मैं खुद रुकूंगा यहाँ पर। चल अब जल्दी रस्तोगी सर को ड्यूटी चार्ज बता दें। देवराज को देख गंभीर आवाज़ में कहता है, मैंने ऊपर मेल कर इन्फॉर्म कर दिया है राज, तो इसके आसपास भी नहीं फटकेगा, और ये मेरा ऑर्डर है। राज गुस्से से कहता है, तू बोलेगा और मैं मान जाऊंगा देव। पिछली बार कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इस बार जानते हुए मक्खी नहीं निगल सकता। इसकी दुश्मनी मेरे परिवार से है देव। राज आगे कुछ बोलता उससे पहले ही देव गंभीर आवाज़ में कहता है, तेरा परिवार राज। राज उसके कंधे पर हाथ रख गहरी आवाज़ में कहता है, देव, बात का रुख बदलने की कोशिश मत कर। तू जानता है मेरा नेचर, जो ठान लिया वो करके रहता हूँ। इस बार ये मेरा शिकार है, इसकी किस्मत का फैसला राज अग्रवाल करेगा, समझा। बहस के मूड में नहीं हूँ। राज के बिना देव कोई कदम नहीं उठाएगा। तू तो मेरी धुरी है यार, तेरे साथ के बिना राज अधूरा है। इसने हमारे अपनों को बहुत दुख दिया है, इसकी सज़ा तो अब इससे मिलकर रहेगी। हम दोनों की टीम में इतनी ताकत है देव की, जब हम दिलावर जैसे गुंडे को ठिकाने लगा सकते हैं, तो इसकी तो खड़े होने की औकात भी नहीं उसके आगे। टेंशन मत ले, तू मेरा ध्यान रखना, और मैं तेरे साथ साथ अपना और हमारी पूरी टीम का। राजदेव का मूड नॉर्मल करने के उद्देश्य से उनके गले में हाथ डाल चलते हुए कहता है, साले, मुझे अभी अपनी सोना के साथ
बहुत लंबा और खूबसूरत सफ़र तय करना है। अभी तो मेरा हनीमून भी नहीं हुआ, सिर्फ कमरे का रोमांस किया है। प्रकृति की गोद में, नीले आसमान में, सागर के शांत जल में अपनी नेचुरल ब्यूटी को खुलकर महसूस करना है। ऐसा यादगार हनीमून बिताना है अपनी सोना के साथ, जैसा आज तक किसी ने नहीं मनाया होगा। इसलिए अपनी जान की हिफाजत करके रखूँगा, और तेरी जान को कोई तकलीफ़ हो, ऐसा दिन राज के होते कभी नहीं आएगा। राज की बात सुन देव के गंभीर चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके गाल पर हल्के से छूकर कहता है, साले हर बार अपनी बातों में उलझा लेता है मुझे। राज, हमारी ताकत पूरी टीम है, एक और एक 11 होते हैं। जब हम मिलकर इस सामना करेंगे ना तो इसकी पूरी हैकड़ी निकाल देंगे। इसलिए कह रहा हूँ राज, कुछ भी अकेले मत करना। तेरी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, राज भावुक स्वर में कहता है। आज सही सलामत इस दुनिया में हूँ, उसका पूरा श्रेय तुझे जाता है। देवराज की जोड़ी जय वीरू से भी बढ़कर है मेरे भाई। दोनों को अपनी जान के लिए सेफ रख, इस कमीने को ठिकाने लगाना है। देव, उस दिन तू समय पर नहीं आता तो मेरी सोना कैसे एकदम से उसका गला भारी होने लगा। देव उसे कसकर कहता है, कैसे नहीं आता राज, जहाँ राज वहाँ देव जरूर होगा। चल सेंटी मत हो, खून निकल रहा है, बैंडेज चेंज करा ले। ऐसे घर जाएगा तो शीतल को टेंशन होगी। राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, रहने दे यार, थाने जाकर पांडे से करवा लूँगा। देव उसकी बात नहीं सुनता और ज़बरदस्ती राज की ड्रेसिंग करवा कर रस्तोगी को आगे की ड्यूटी हैंड ओवर कर राज पांडे को लेकर मदार चौकी निकल जाता है। आज भाटिया की स्टडी में उसकी टीम के 2 मुस्तैद जवान अहमद कामले तैनात थे। दोनों इस केस की आगे की स्ट्रेटजी बना अपना ऊपर हाई कमान को फॉरवर्ड कर रस्तोगी से बोल घर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ने ही लंच नहीं किया था। देवराज दोनों अपने पुराने अड्डे पर चाय ऑर्डर करते हैं। देवराज को देखकर कहता है, कुछ खाएगा? राज अपनी आंखें टेढ़ी कर कहता है, अब मूड नहीं, आज मेरी सोना के जीजा की तरफ से पार्टी है, इसलिए अब वहीं जमकर टूटेंगे। और हाँ, एक बात सुन लियो कान खोल कर, वेन्यू थोड़ा सोच समझ कर डिसाइड करना, वरना अपनी सोना को लेकर वहाँ से निकल जाऊँगा। देव हंसते हुए कहता है, तू नहीं सुधरेगा कभी। राज तिरछा मुस्कुराकर जब जानता है कमीना हूँ तो क्यों बेवजह उलझता है, और वैसे भी राज की डिक्शनरी में इतने बड़े शब्दों के लिए जगह नहीं, सब बाउंस होते हैं। मेरे सर से एक नंबर का हिटलर सड़ू दुष्ट हूँ, तू चाहे तो समझे। फुल एटीट्यूड में रहकर सबकी सांसें अटकाना राज का पसंदीदा शौक है, समझा। वो उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, बहुत दिन हो गए यार, सब काफ़ी टाइम बाद एक साथ होंगे तो एंजॉय करेंगे। बस भाई भाभी नहीं आएंगे। देव शांत लहजे में कहता है, हाँ यार, उनके बिना अधूरा लगेगा। क्या पता मम्मा रोशनी को परमिशन दे या नहीं, अंजू विनोद भी नहीं है, मिस करेंगे सभी को। राज शांत लहजे में कहता है, हाँ यार, सही कह रहा है, जब तक पूरी बटालियन नहीं होती मज़ा नहीं आता। और दोनों बात करते हुए चाय खत्म करते हैं। शाम के 4 बज गए थे। 8 बजे पार्टी के वेन्यू पर डायरेक्ट पहुंचने का बोल राज देव दोनों घर निकल गए। इधर सौर कॉलेज से फ्री होकर 5 बजे के करीब घर पहुंचता है। सुमन जी दरवाज़ा खोलती हैं। सौर अंदर आकर सोफे पर लंबे पैर कर बैठ जाता है। सुमन जल्दी से किचन में जाकर पानी का गिलास लेकर आती हैं और सौर को पानी देकर उसके पास बैठते हुए कहती हैं, आज इतनी जल्दी आ गया सौर, तो वर्षा को भी लेता आता। सौर हैरानी से कहता है, वर्षा अभी तक आई नहीं, वो तो कॉलेज से 3 बजे ही फ्री हो जाती है, कहाँ चली गई? आपको फ़ोन किया उसने? सुमन गंभीर आवाज़ में कहती हैं, नहीं तो मुझे लगा कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी उसकी, इसलिए लेट हो गया। सौर अपना फ़ोन निकाल गुस्से से कहता है, हद हो गई, अरे कहीं जाना था तो बता कर जाती,
फ़ोन कर सकती थी। वो बड़बड़ाते हुए वर्षा को कॉल लगाता है। वर्षा सौर के कॉलेज से सीधा अपने घर आ गई। अरुणा को दोपहर पड़ोस में किसी के यहाँ भजन संध्या में जाना था। वो रेडी हो रही थी, इसलिए वर्षा से उनकी ज़्यादा बात नहीं हुई। वो उसे लंच का बोल जल्दी से निकल गई। अरुणा के जाते ही वर्षा अंदर से गेट लॉक कर वहीं ड्राइंग रूम में सोफे पर रोते हुए सो गई। 2 रात ढंग से नहीं सोने के कारण उसको गहरी नींद लग गई। ऊपर से फ़ोन साइलेंट पर था तो उसने सौर का कॉल रिसीव नहीं किया। वर्षा के फ़ोन नहीं उठाने से सौर का गुस्सा और भड़क गया। वो सुमन को देख गुस्से से कहते हैं, देख रही हैं आप इसकी लापरवाही मम्मा। ना आपको फ़ोन किया न मुझे। शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने स्पेशल बोला था इसे। शाम को देव जीजू ने शीतल के टॉप आने की खुशी में पार्टी अरेंज की है। मैं जल्दी आऊँगा। फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। सुमन हल्की नाराज़गी से कहती हैं, हो सकता है वो क्लास में होगी। इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है। टेंशन मत कर, आ जाएगी। तो ऐसा कर, फ्रेश होकर चेंज करके नीचे आ, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ तेरी। सौर उठते हुए कहता है, मम्मा रहने दीजिए। अभी आश्री को घर ड्रॉप किया तो उसके साथ कॉफ़ी पी ली थी। आप रेस्ट करिए। इतना बोल अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। सुमन सधी आवाज़ में कहती हैं, सौर तुम्हारी हर बात में आजकल ये आश्री बहुत इन्वॉल्व हो रही है। याद रखना, तुम शादीशुदा हो। किसी बाहर वाले के साथ हद से ज़्यादा नज़दीकियाँ रिश्ते में दरार पैदा कर देती हैं। माना तुम्हारी बैचमेंट है वो लड़की, तो उसे अपने कॉलेज के दायरे तक सीमित रखो। घर में आने के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी पत्नी पर होना चाहिए। काफ़ी दिन से देख रही हूँ तुम दोनों के बीच का माहौल ठीक नहीं लग रहा। पापा ने भी आज सुबह ये बात नोट की है। ये नहीं कहूँगी कि तुम गलत हो, लेकिन सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता होता। ज़माना ख़राब है बेटा, और किसी पर ब्लाइंड फेथ मत करना, किसी भ्रम में भी मत रखना सौर उस लड़की को, वरना सब कुछ रेत की तरह फिसल जाएगा। वर्षा को आज से नहीं, बचपन से जानती हूँ। वो कभी छोटी सी बात पर नाराज़ नहीं होती, हमेशा खिलखिलाती रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई है। इसका मतलब है बात गंभीर है। सौर याद रखना, यदि वर्षा की आंख में एक आंसू भी तुम्हारी किसी हरकत से गिरा ना, तो तुम्हें अपने पापा के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। सौर पीछे पलट गंभीर आवाज़ में कहता है, मम्मा आश्रम में अभी बचपना है और आपको क्या लगता है मैं कोई गलत कदम। वर्षा मैच्योर है मम्मा, उसे भरोसा। सुमन गहरी आवाज़ में कहती हैं, पहली बात, कदम बहकते देर नहीं लगती सौर। और एक पत्नी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि घर आने के बाद भी इसके पति का ध्यान घर पर ना होकर हर वक्त अपनी बैचमेट पर रहे। भरोसा टूटने की शुरुआत हो चुकी है सौर। देख लो, आज से पहले वर्षा ने कभी ऐसा नहीं किया। और इतना बोल वो अरुणा का नंबर लगाती हैं। अरुणा कीर्तन पूरा होते ही घर जा रही थी। सुमन का फ़ोन देकर कहती हैं, क्या बात है, तेरा मन नहीं लगता मेरी बेटी के बिना। दोपहर में आई है सुमन, 3 घंटे नहीं हुए और तूने अपनी बहू के लिए फ़ोन कर लिया। अरुणा की बात सुन सुमन गुस्से से सौर की तरफ देखती हैं। वो बात संभालते हुए कहती हैं, अरुणा वो बात नहीं, मेरी बहू अपने मायके में है, मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन अब उसे बोलो घर आ जाए, शाम को बच्चों को पार्टी में जाना है। सौर घर आ गया है, वो लेने आ रहा है उसे। जल्दी से घर भेजो मेरी बहू को। तुम जानती हो ना, इन लड़कियों को तैयार होने में भी टाइम लगता है। अरुणा हंसते हुए कहती हैं, ये तुमने 16 आने सही कहा समधन जी। वैसे आज मन नहीं था वर्षा को भेजने का, मेरी बात भी नहीं हो पाई उससे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भेजती हूँ। और इतना बोल फ़ोन रख देती हैं। सुमन सौर की तरफ देख गंभीर आवाज़ में कहती हैं, मिल गया जवाब, या अभी भी कुछ बोलना बाकी है। चेंज करो और वर्षा को लेकर आओ। और इतना बोल वो अपने कमरे में चली गई।
सौर जल्दी से अपने कमरे में आता है और चेंज कर सीधा वर्षा को लेने चला गया। अरुणा जब घर पहुंची तब वर्षा की नींद खुली। अरुणा अंदर आकर बैठते हुए कहती हैं, खाना खाया या अभी तक सो रही थी? वर्षा अरुणा के कंधे पर सर रखकर कहती है, मम्मी भूख ही नहीं लगी। सुबह हैवी नाश्ता किया, लेकिन कसम से इतने दिन बाद क्या नींद आई। एकदम मस्त, सारी थकान उतर गई। अरुणा हंसते हुए कहती हैं, क्यों इतना परेशान करता है सौर तुझे कि अब तेरी नींद भी पूरी नहीं होती। वर्षा एकदम से अरुणा को पकड़ कर कहती हैं, मम्मी आप भी ना, पता नहीं क्या सोचने लगी। अरुणा उसका सर सहलाते हुए कहती हैं, मजाक कर रही हूँ, मेरी बेटी दामाद के प्यार को किसी की नज़र न लगे। सौर तुम्हें दिन रात खूब प्यार करे और तुम यूं ही अपनी नींद पूरी करने हंसती मुस्कुराती अपने मायके आओ, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो अब फटाफट फ्रेश होकर आओ। सुमन का फ़ोन आया था, देव की पार्टी के बारे में बता रही थी। सौर आ रहे हैं तुझे लेने, तू रेडी हो जा। वर्षा न आंखें लिए बिना कुछ बोले जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई। वो मुंह धोकर आती है और ड्रेसिंग के आगे बाल बनाते हुए नम आँखों से कहती है, मम्मी शायद हमारी ही नज़र लग चुकी है हमारे रिश्ते को। सौर और हमें करीब आए पता नहीं कितना वक्त हो गया। जानती हूँ उनके पास टाइम नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मम्मी कभी तो मुझे भी उन्हें करीब से महसूस करने की इच्छा होती है। उनके साथ घूमना, बातें करना एक सपना सा हो गया है। ऊपर से आजकल वो डॉक्टर आसुरी मेरे और सौर के रिश्ते के बीच। वर्षा एकदम से ये सोचकर कांप गई। वो डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सौर मेरे बचपन का प्यार है, मेरी सांसें हैं, मेरे जीने की वजह, मेरा वजूद, मेरा सब कुछ। कोई बाहर वाली आकर मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। मैं अपने रिश्ते पर किसी का साया नहीं पड़ने दूंगी। वो हाथों में कॉम्ब लिए अपनी सोच में लीन थी। इधर सौर उसके घर पहुंचता है। अरुणा उससे बताती हैं, वर्षा अंदर अपने कमरे में है। सौर जल्दी से उठकर मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मा बहुत दिनों से आपके हाथ की कॉफ़ी नहीं पी, आप बनाइए, मैं अपनी बीवी को देखता हूँ। अरुणा मुस्कुरा कर कहती हैं, बिल्कुल बेटा, आप दोनों बाहर ही आ जाओ, मैं कॉफ़ी गार्डन में लाती हूँ। सौर वर्षा के रूम में आता है। वर्षा अपनी सोच में इस कदर लीन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सौर उसके रूम में है। और सौर थोड़ी देर तक गेट पर खड़े रहकर उसे गौर से देखता है। फिर उसके पास आकर वर्षा के हाथों से कंघा लेकर गहरी आवाज़ में कहता है, फिर आज इस कदर खो गई कि तुम्हें मेरी आहट ही सुनाई नहीं दी। वर्षा सौर की आवाज़ सुन अचकचा कर कहती है, वो हम। सौर उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब करता है और एक हाथ से उसके बालों को कान के पीछे लगाकर वर्षा का फ़ोन उसके सामने कर गंभीर आवाज़ में कहता है, थोड़ा होश में रहा करो वर्षा, कितने कॉल किए मैंने, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया? ऊपर से तुम यहाँ दोपहर से हो। एक बार मम्मा को कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा? रात को ही कहा था कि अपने रिश्ते पर भरोसा रखो, लेकिन नहीं, तुमने अपने दिमाग में सबके कीड़ों को पैदा कर लिया है। सौर गहरी आवाज़ में कहता है, शक लाइलाज बीमारी है वर्षा, घुन की तरह हमारे रिश्ते को खा जाएगी। अब भी कह रहा हूँ, भरोसा रखो। उसके गालों को थपथपा कर कहता है, बालों को बांधो अपने और बाहर आओ, कॉफ़ी पीकर घर निकलते हैं, मम्मा वेट कर रही हैं। सौर आगे बढ़ता है कि वर्षा उसे पीछे से पकड़ उसकी पीठ पर सर रख नम स्वर में कहती है, सौर मम्मा नाराज़। सौर गहरी आवाज़ में कहता है, ये तो घर जाकर खुद देखना और जवाब भी देना। इतना बोल बाहर निकल गया। दोनों बाहर आते हैं। अजय भी आज शॉप से जल्दी आ गए थे। सब अक्टूबर को हल्की धूप में बैठ कॉफ़ी पी रहे थे। सौर बात बेशक आज अजय वर्णा से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान वर्षा के हाव भाव पर था। अरुणा उसके आगे नाश्ते की प्लेट कर कर कहती हैं, वर्षा सुबह से कुछ खाया नहीं बेटा,
थोड़ा सा ये तेरी पसंद का नमकीन खा ले। वर्षा एकदम से कहती है, मम्मी सच में भूख नहीं, इस बार संडे को आऊँगी, तब आपके हाथ का खाना खाऊंगी। अभी हम चलते हैं। वो कॉफ़ी का कप रख एक नज़र सौर पर डालकर कहती है, चलें लेट हो जाएगा। सौर गहरी नज़रों से उसे देखकर कहते हैं, हाँ। वो अरुणा अजय के पैर छूकर कहते हैं, निकलते हैं पापा, इस बार संडे को सब साथ लंच करेंगे, वो भी मम्मी के हाथों का। अरुणा दोनों को गले लगाकर कहती हैं, बिल्कुल बच्चों, और दोनों खूब खुश रहो। वर्षा की आंखों में आज हल्की सी नमी थी। वो अजय के गले लगकर कहती है, टाइम से दवा लेना पापा, ध्यान रखना। मम्मी इतना बोल दोनों के गाल चूमकर बाहर निकल गई। अरुणा उसका ये रूप देख हैरानी से कहती हैं, सौर आज ये चिड़िया सी चहकने वाली यूं शांत, इसे क्या हुआ? सौर हल्की मुस्कान से कहता है, डोंट वरी, आजकल मूड स्विच होते हैं मैडम के, अभी गुस्सा, कभी मस्ती, बाकी कोई बात नहीं। आप अपना और पापा का ध्यान रखना, फिर आते हैं। वर्षा के बैठते ही सौर गाड़ी रवाना कर देता है। वर्षा खामोशी से बाहर देख रही थी। सौर उस पर नज़र डाल गंभीर आवाज़ में कहता है, बाहर से चाबी देकर क्यों चली आई वर्षा? वर्षा नम आँखों से कहती है, तो क्या करते सौर, हमसे नहीं देखा गया, वो आपके इतने करीब। सौर सधी आवाज़ में कहता है, अचानक से, इसका मतलब यदि मुझे कुछ हो जाए, मेरे करीब उस वक्त और कोई हो, तो तुम मुझे यूं ही मरते हुए। वर्षा गुस्से से कहती है, चुप रहिए सौर, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? सौर गहरे स्वर में कहता है, यही एटीट्यूड पूरे हक से वहाँ दिखाती ना। सौर गुस्से से कहता है, कल रात इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी वही हरकत। दवा कितनी बार डाली? सौर के दवा के बारे में पूछते ही वर्षा उससे नज़रें फेर लेती है। सौर उसका हाथ पकड़ जोर से दबाते हुए कहता है, रो रो कर अपने साथ दूसरों को ही तकलीफ दे रही हो। लास्ट बार कह रहा हूँ, भरोसा रखो अपने रिश्ते पर। सौर महेश्वरी की फितरत नहीं इधर उधर भटकने की। जिसका हाथ थामा है उसका साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। आज के बाद कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम यदि नहीं समझी तो शायद हमारा रिश्ता उलझ जाएगा और तुम्हारे और मेरे बीच जो टेंशन है उसे बेडरूम तक रहने दो वर्षा, बाहर तक जाहिर मत होने दो, वरना समाज की नज़रों में हमारी लव मैरिज हंसी का पात्र बनकर रह जाएगी। अंडरस्टैंड? वो एकदम से गाड़ी पर ब्रेक लगाता है। वर्षा नम आँखों से सौर को देख अंदर आती है। सामने ही उसे सुमन बैठी दिखाई दी, जो शाम के खाने के लिए पालक साफ कर रही थी। वर्षा अपनी नज़रें नीचे कर कहती है, सॉरी मम्मा। वो आँख। सुमन उससे एक नज़र देकर कहती है, झूठ बोलने की कोशिश मत कर, आज माफ़ किया, लेकिन यदि आगे से तू फिर कभी भी बिना बताए डायरेक्ट कॉलेज से कहीं भी गई तो मुझे तेरे पापा से बात करनी होगी वर्षा। हम मिडिल क्लास लोग हैं वर्षा, समाज में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है बेटा, और कोई मेरी बहू बेटियों पर उंगली उठाए ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम दोनों पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। समझदार हो दोनों, जितनी जल्दी हो सके अपना मैटर क्लोज करो। सौर को मैंने अपने तरीके से समझा दिया है, इसलिए अब बाहर जाते वक्त दोनों अपना मूड सही रखना। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। वर्षा सुमन के पास बैठ कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी मम्मा, आज जैसे गलती फिर कभी नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए ना। सुमन उसका गाल छूकर प्यार से कहती हैं, माँ हूँ, गलती पर डांट दूंगी, लेकिन अपनी बच्चियों से नाराज़ नहीं होंगी। और उसके माथे पर अपने होठों से छूकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज पार्टी में ब्लैक कलर की कोई भी ड्रेस पहन ले, गारंटी है सौर्य और तेरे बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। अंदर जाते हुए सौर्य ने सुमन की सारी बात सुन ली थी। वो चुपचाप बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वर्षा अपने रूम में आती है। बेड पर ब्लैक साड़ी के साथ कंट्रास्ट ब्लाउज देखो भागकर बालकनी में सौर को पीछे से पकड़ लेती है। इधर राज घर पहुंचता है। सब हाल में बैठे
शाम की चाय का लुत्फ उठा रहे थे। राज गाड़ी पार्क कर जैसे ही अंदर आता है, कुसा की नज़र उसकी खून से सनी पट्टी पर पड़ती है। वो शीतल की गोद में बैठे छोटे भरत के साथ खेल रही थी। राज की पट्टी देखो। शीतल का चेहरा राज की ओर घुमाकर कहती है, चाची, चाचू के चोट। शीतल एकदम से पलटकर राज का हाथ देखती है। वो घबरा कर कुसा को गोद से हटाकर भागती हुई आती है। ये क्या हुआ? इतनी चोट? उसकी आंखें नम हो जाती हैं। राज की चोट से अभी भी पट्टी खून से सनी हुई थी। उसे एहसास हो गया था राज की चोट की गहराई का। वो परेशान हो राज की ओर नम आंखों से देखती है। राज उसे देख गंभीर लहजे में कहता है, कंट्रोल योर सेल्फ। मेरा काम ऐसा है सोना, जहाँ हर वक्त जान हथेली पर लेकर चलना है। पहली बार नहीं लगी मुझे, आज से पहले भी कई बार जख्मी हुआ हूँ। ये नॉर्मल सी चीज़ है मेरी लाइफ की, इसलिए टेंशन मत लो, ब्रेव बनो। घाव गहरा है इसलिए स्टिच करवा लिया, जल्दी ठीक हो जाएगा। राज शीतल के करीब झुक फुसफुसाते हुए कहता है, तुम्हारी मरहम की ज़रूरत रात को महसूस होगी, लगा देना, रोकूंगा नहीं। 2-4 दिन हर काम में मदद करनी पड़ेगी तुम्हें, तो बीवी तैयार रहना। दोनों एक डिसरेबल बेहद नज़दीक थे। इतने में ही भरत नीलू के कमरे से बाहर निकल दोनों को करीब देख हंसते हुए, यार मम्मा आज फिर क्या तड़का लगा दिया, धुआं हो रहा है पूरे घर में। भरत की आवाज़ से दोनों थोड़ा सा अलग हो खड़े हुए। राज भरत को घूर कर देखते हैं और सबके बीच आकर बैठ गया। शीतल जल्दी से किचन में जाकर राज की कॉफ़ी बनाने लगी। सल्ला राज के हाथ को देख गंभीरता से कहती हैं, कितनी बार कहा है राज, तुझे अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखा कर। फिर चोट लगा कर ले आया। अनिकेत सल्ला को देख कर कहती हैं, शेर बेटा है आपका, यूँ छोटी मोटी चोटों से मत घबराया करिए आप। बरखुरदार किसी को जख्मी किया आज। राज सबको एक नज़र देख गंभीर आवाज़ में कहता है, भाटिया को पापा JLN एडमिट करवाया है। ज़्यादा उत्पात मचा रहा था, ठिकाने लगा कर आया हूँ इस बार पापा। यदि इसने ज़रा भी अपना दाव पेंच लगाया, चारों खाने ऐसा ढेर करूँगा इसे कि पानी को भी तरसेगा। राज पूरी बात अपनी फैमिली को बताता है। राज की बात सुनकर सरला के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच गई। वो बेचैन होकर कहती हैं, राज अपने और देव को बचा कर रखना बेटा, वो बहुत खतरनाक है। राज सरला का हाथ पकड़ कर कहता है, वादा है मेरा आपसे देव, और मुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। मेरी टीम की काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं, कुछ नहीं होगा हम दोनों को। शीतल राज की कॉफ़ी ला रही थी। उसने राज की सारी बातें सुन ली थी। इतने महीने बाद उसकी आंखों में फिर से हल्दी के दिन वाला सीन कौंध गया। राज के एक्सीडेंट को याद करते ही वो काँप गई। उसके हाथों में पकड़ी टेप छूटकर फर्श पर गिर गई। तेज आवाज़ सुन सब उस दिशा की ओर पलटे। राज शीतल को यूं कांपते देख दौड़कर उसे अपनी बाहों में लेकर बेचैनी से कहता है, क्या हुआ अचानक, कहीं जला तो नहीं तुम्हें? वो शीतल का हाथ पकड़ चारों ओर देखने लगा। शीतल राज के सीने से लग व्याकुल स्वर में कहती है, राज आप भाटिया, वो वापस आ गया हमारी ज़िंदगी तबाह करने। आप और जीजू को कुछ कर देगा, मत जाओ उसके पास। शीतल अधीरता से राज को पकड़ बेचैन हो रही थी। उसे इस तरह चिंतित देख घर के सब लोग परेशान हो गए। राज उसे कंधे से पकड़ हल्के से अपने सामने करके गहरी आवाज़ में कहता है, इतनी सी बात पर इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? जानती हो ना, आज जो मुकाम तुमने पाया है वहाँ ये नॉर्मल सी चीज़ रहेगी तुम्हारे लिए, तो अपने दिमाग को कूल रखो। इंसान को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए सोना कि सामने वाला हम पर हावी हो जाए, इसलिए अपने को संभालो। चलो हटो यहाँ से, वरना पैर में कांच चुभ जाएगा। इतना बोल उसे अपनी गोद में उठा साइड में करता है और सरला को देकर कहता है, मम्मा सोना का कोई काम तो नहीं यहाँ? सरला हैरानी से कहती है, क्यों, क्या हो गया तू ऐसे? राज शांत लहजे में कहता है, सोना अभी भी काँप रही है, इस वक्त उसे मेरा साथ और प्यार चाहिए। आप इजाज़त दें तो मैं इसे रूम में। राज की बात पूरी होने से पहले ही
सरला गंभीर लहजे में कहती हैं, शीतल अपने कमरे में जाओ, रेस्ट करो थोड़ी देर, फिर तुम्हें डिनर के लिए निकलना है। राज शीतल का हाथ पकड़कर कहता है, चलो सोना। और शीतल को साथ लिए अपने रूम की ओर बढ़ गया। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन किसी का नाम मत लिखिए। धन्यवाद।